नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो अपने पिछली क्लास में जैसा आपको याद भी होगा, त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत एक तो कोणों का कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया था। उसके बाद में हमने ट्रिगो फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और इनमें परस्पर क्या संबंध है, इसकी भी अपने थोड़ी बहुत पूर्व अध्ययन के रूप में थोड़ी बहुत बात की थी। जो 10वीं क्लास के बेस पर ही मैंने आपसे कहा था वो पूरा अध्ययन किया गया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास के साथ ही हमने ट्रिगो फंक्शंस को 10वीं क्लास तक के लेवल पर पूरा पढ़ चुके हैं। अब उसमें एक चीज़ बाकी रही है बस, और वो है ट्रिगो फंक्शंस की सारणी जो आपने सीखी है बनाने 10वीं क्लास में। 0 डिग्री का है ना, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का मान, वो आपको आनी चाहिए। उसके बिना तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। और मैं मानता हूँ आपको आती भी होगी, तभी आपने 11th मैथ्स ली है ना। वो सिंपल सी सारणी थी वो। उसके बाद देखिए, अब आज की क्लास में हम आगे 11th क्लास का एक मुख्य टॉपिक जो है, जिसमें हम मुख्यतः चतुर्थांशों के अंतर्गत ट्रिगो फंक्शंस के चिन्ह की बात करने वाले हैं। इसकी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छे से आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। ठीक है, टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। और ये किस में है चिन्ह? ये चिन्ह है चतुर्थांशों में। तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिकोणमितीय फलनों के चतुर्थांशों में चिन्ह। अब ये चतुर्थांश क्या होते हैं और इनमें किस किस प्रकार के चिन्ह क्यों होते हैं, इसकी आप यहाँ पर विशेष पूर्वक या कह सकते हैं कि विशेषतः चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। तो टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलनों का या उनके चतुर्थांशों में चिन्ह। देखिए, आप सब जानते हैं कि अगर कोई भी आपको कोण बनाना हो तो कोण के लिए सबसे बड़ी संभावना ये होती है कि आप उस कोण को 360 तक घुमा सकते हो। उसके बाद में तो बनता ही नहीं है वापस वो, है ना। जैसे मान लो मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास में ये कोई रेखा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि स्थिर रेखा है ये। अब इसके सापेक्ष अगर आप इतना घुमाव करें, इतना घूर्णन करें कोई रेखा का, तो इसमें कह सकते हैं कि ये कोण बन रहा है। इसी प्रकार मान लो मैंने घूर्णन इतना किया है तो फिर कोण की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मैंने घूर्णन इतना ज़्यादा कर दिया हो, ध्यान देना इसमें, मान लो मैं घूर्णन करके वापस इस रेखा पर ही आ गया, तो इसको बोलते हैं एक परिक्रमण, एक परिक्रमा, जिसके द्वारा आप जानते ही होंगे 360 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, मतलब 360 डिग्री, या मैं कह सकता हूँ इसमें 4 समकोण बनते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब होता क्या है कि इसमें जो 4 समकोण बने हैं, इनमें से प्रत्येक समकोण को एक चतुर्थांश माना जाता है, सुविधा के लिए, सवाल को इजी रूप में हल करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें चतुर्थांश बनेंगे, वो कैसे बनेंगे देखिएगा। जैसे मान लो मैं कोई भी, मान लीजिए कोई निर्देश तंत्र ऐसा बनाना चाहूँ, सपोज ये एक कार्तीय तल है कोई, ठीक है ना, ये है, जिसमें ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसी प्रकार से ये -x मतलब x डैश है, और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो x डैश और यहाँ पर ये है इस तरफ y डैश, ये मूल बिंदु होता है, ये 0 0। एक बात हर विद्यार्थी को अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ पर यदि मैंने कोणों को लिखना चाहा तो यहाँ पर हमेशा होता है 0 डिग्री कोण। शुरुआत यहीं से होती है 0 डिग्री से। उसके बाद में यहाँ पर कोण हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आप जानते हैं x से y पर हमेशा 90 डिग्री डिफरेंस होता है। इससे आगे वापस 90 डिग्री जुड़ता है, इनके बीच में हमेशा समकोण होता है। आप सब ने पढ़ा है ये 10वीं क्लास तक में। तो 90 90 जोड़ दो बस। ये लाइन आप जानते हैं 180 डिग्री को शो कर रही है। इसी प्रकार ये जो लाइन है वो शो कर रही है 90 × 3 मतलब 270 को, और ये लाइन बाद में शो करेगी 360 डिग्री को। समझ में आ गई क्या बात? तो आप समझ रहे होंगे इसमें कि 0 से 90 तक तो होता है ये फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 to 180 होता है सेकंड पार्ट, इसको बोला गया है सेकंड क्वाड्रेंट। चतुर्थांश नाम में स्पष्ट है, चतुर्थ अंश, ये पूरा एक अंश है। इस पूरे एक अंश के आपने 4 हिस्से कर दिए, इसका मतलब ये इसका चौथा हिस्सा नहीं है क्या? तो इसको बोलते हैं हम चतुर्थांश। ठीक है, और आगे आप बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोण है 360, तो यहाँ पर अगला कोण आप सब समझ रहे होंगे 450 डिग्री होगा, प्लस 90 कर दो, यहाँ पर ऐसा कोण आ जाएगा। यहाँ पर अगला कोण आ जाएगा 540 डिग्री, 90 करना है प्लस। यहाँ पर अगला कोण आ सकता है 630 डिग्री,
और यहाँ अगला कोण आ सकता है 720 डिग्री। इसी प्रकार आगे भी आप जानते हैं 810, 900, 990, 1080 ऐसे कोण बनेंगे जो आप जानते हैं अनंत तक जा सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, अब इनके नाम ऐसे रखे जाते हैं, आप साथ साथ में समझो। इसको मैं कहूँगा, ये जो पहला भाग है चतुर्थांशों का, इसको बोलूँगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मतलब प्रथम चतुर्थांश है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है इसको बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है ना बात? इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखो भाई, अगर आपसे पूछूं मैं कि 110 डिग्री कोण है और आपसे पूछे कि वो कोण किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप तुरंत बताओगे कि हाँ 110 का मतलब 90 से 180 के बीच वाला है, मतलब वो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रही है ना बात? अगर आपसे पूछा जाए कि कोण का मान 290 डिग्री है तो वो किस में होगा? वो होगा फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ आप जानते हैं 270 प्लस होता है। 270 और 360 के बीच के कोण आते हैं इसमें, इसका मतलब 290 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे आपको आगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है कोणों की क्वाड्रेंट के हिसाब से देखने में, ठीक है ना। तो ये जो मैंने एक विपाटन किया है कोणों का 90-90 के डिफरेंस से, इनको मैं 4 क्वाड्रेंट रूप में पहचान सकता हूँ, ठीक है। और आपने जो 10वीं क्लास तक ट्रिगो फंक्शंस को पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत पढ़ा था। आपने पढ़ा था, उस सारे ने आप याद किया, आपने मान निकाले थे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90। आपने सिर्फ 90 डिग्री तक मान निकाले थे, उसके बाद वाले मान आपने सीखे नहीं थे, ठीक है ना। तो वो 10वीं क्लास तक की ट्रिगो जो इसमें फंक्शंस थे वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित थे। अब हमारे 11th क्लास के इस सिलेबस में ट्रिगो फंक्शंस कोई भी क्वाड्रेंट में जा सकते हैं, चारों क्वाड्रेंट इसके लिए मुक्त हैं, कहीं भी जा सकते हैं और सब के लिए आपको मान निकालने सीखने भी हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसमें काम की बात सुन लो, अभी से ध्यान दीजिए। अब इसमें जो है ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगो फंक्शंस हमेशा प्लस के होते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, यहाँ पर सभी फंक्शंस का मान प्लस का आता है। और आपने 10वीं क्लास की सारणी में देखा ही था, सबके मान प्लस के ही थे, माइनस में कोई मान था ही नहीं, है ना। यहाँ पर सभी फंक्शंस हमेशा प्लस रहते हैं। आगे आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें हम, तो ध्यान दीजिए भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ट्रिगो फंक्शंस प्लस होते हैं, एक तो साइन थीटा, समझना अच्छे से, और एक साइन का अपोजिट कौन सा होता है? कोसेक थीटा, है ना। दोनों, ये दोनों यहाँ पर प्लस के होते हैं और बाकी सब इसमें नेगेटिव होते हैं, है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब इसमें नेगेटिव होंगे। हालांकि क्यों ये पॉजिटिव होते हैं और क्यों बाकी सब नेगेटिव, इसका भी कारण है, उसकी हम आगे बात करेंगे। एक बार केवल इसका सार सुन लो। आगे है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 फंक्शंस, एक तो टेन थीटा और एक होता है कोट थीटा। ये 2 मतलब टेन का उल्टा कोट थीटा, ये 2 प्लस के होते हैं और बाकी सब माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बच गए हैं 2, एक तो बच गया है कोस थीटा और कोस का उल्टा कौन सा होता है? सेक थीटा। आपने पहले सीखा है अच्छे से। ये दोनों प्लस के और बाकी सब माइनस के मान देते हैं, ठीक है। और इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक बनाई गई है, छोटी सी ट्रिक याद कर लो बस आप। तो ए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S, यहाँ पर लिख रहा हूँ T और यहाँ लिख रहा हूँ C। एक प्रसिद्ध शब्द है, ये प्रसिद्ध नाम है ASTC रूल, है ना। मतलब हम यहाँ पर जो भी समझ रहे हैं, इस हेडिंग का एक और नाम हो सकता था ASTC रूल। हम ये रूल समझ रहे हैं बेसिकली। अब आपको इस रूल में पूरा समझना है आगे आने वाले 2-3 पेज में, पूरे इस लेक्चर में ही, कि ASTC रूल वास्तव में है क्या और है क्यों। ASTC रूल यही कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A पॉजिटिव, A मीन्स ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में S मीन्स साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होंगे। आगे है अगला, इसमें अल्फ़ाबेट है T मीन्स टेन और कोट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव। और इसी प्रकार लास्ट अल्फ़ाबेट है C फॉर कोस या फिर सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये रूल आपको एक बार याद करना है, उसके बाद में इसको हम प्रूफ भी करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं दोबारा कह दूं, इस रूल के द्वारा हम एक बहुत बड़ी बात ये सीखने वाले हैं कि आपको अगर ट्रिगो फंक्शंस के अंतर्गत कितना भी बड़ा कोण क्यों न दिया, जैसे मान लो आपको पूछे साइन 950 का मान क्या है, अगर आपसे पूछे कि साइन 10,090 डिग्री का मान क्या है, तो आप बता सकते हो
बिल्कुल इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, ये रूल और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे इस ASTC रूल में क्यों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारों का मान पॉजिटिव, सेकंड में साइन का मान प्लस का और बाकी सब का नेगेटिव क्यों होता है, इसकी थोड़ी बहुत चर्चा करें, ठीक है ना। इसको आप लिखना अपने शब्दों में। अब आगे देखिए, इसके बाद में कुछ एडवांस बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे सुनो, मैं वापस उस क्वाड्रेंट पे जाऊंगा। मान लीजिए ये आपके पास में जो है एक कार्तीय तल दे रखा है ना। ध्यान दो, सुनो, मैं बात करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच वाले कोणों की, या फिर मैं कह सकता हूं अन्य शब्दों में कि 360 से 450 के बीच वालों की बात कर रहा हूं मैं, या फिर मैं कह सकता हूं इसमें अन्य शब्दों में ही 720 से 810 के कोणों के बीच की, मतलब कि वो सारा चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब यदि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे कोण दे रखे हैं तो ज़रा समझो तो सही, इसमें त्रिभुज कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का त्रिभुज कुछ ऐसे जनरेट होगा, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हर विद्यार्थी देख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, जहाँ पर ये वाला कोण जो है, बिल्कुल अगर मैं इस कोण को थीटा नाम दे देता हूँ तो ये कोण न्यून कोण ही तो है, मतलब यह कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण आ रहा है। अच्छा, अब हर विद्यार्थी को अपने आप में समझ में आ रही है कुछ बातें। तो अगर थीटा ऐसा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब रूप में जानते हैं, थीटा के साथ में जो छोटी भुजा है उसको हम आधार के रूप में समझ लेते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा उसको हम कर्ण के रूप में स्वीकार करते हैं। क्या आप जानते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में या फिर किसी भी कार्तीय तल की बात करूँ मैं, तो किसी भी कार्तीय तल में जिसमें x और y एक्सिस होते हैं, उसमें हमेशा ही मूल बिंदु से दाईं तरफ पॉजिटिव मान होते हैं, इस तरफ प्लस के मान, इस तरफ माइनस के मान होते ही है ना। मूल बिंदु से ऊपर प्लस के मान, नीचे माइनस के मान, ऐसा माना जाता है शुरुआत से ही। तो आप सब समझ रहे होंगे इस रीति से ही इसका जो आधार है, आधार वो क्या आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से दाईं तरफ है, मतलब कि x एक्सिस की तरफ गया है, इसका मतलब आधार का मान प्लस का ही तो होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार से जो लंब है, लंब वो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, क्या ऊपर मीन्स मूल बिंदु से ऊपर की तरफ, और ऊपर आप जानते हैं y एक्सिस का प्लस का मान आता है। समझ रहे हैं बात को अच्छे से। तो आप देख सकते हैं खुद ही, इसमें कोई मैं नई बात अलग से नहीं कह रहा हूँ आपसे, सिंपल बात आपने पहले भी सीखी ही है। हम कह सकते हैं कि कार्तीय तल में, ध्यान दीजिएगा, सुनो, कार्तीय तल में हम ये स्वयं सिद्ध बात समझ रहे हैं। कार्तीय तल में ये जो आधार है, ये जो आधार है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, मतलब आधार का मान हमेशा प्लस का आ चुका है। इस स्थिति में लंब का मान ऊपर जा रहा है, लंब, तो लंब का मान भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, बिल्कुल, इसमें भी कोई समस्या वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और कर्ण आप जानते हैं, कर्ण दूरी होती है भाई, आधार व लंब इसमें माइनस प्लस हो सकते हैं आगे पीछे, पर कर्ण तो आप जानते हैं तिरछी रेखा, केवल दूरी है ये, और कर्ण आप जानते हैं हमेशा प्लस का होता है, इसलिए कर्ण को तो मैं हमेशा पॉजिटिव रूप में स्वीकार करूंगा, केवल दूरी के रूप में मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप खुद ही समझ लो, यदि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही फर्स्ट क्वाड्रेंट की रीति से प्लस का मान देने वाली ही हैं, ऐसी बन रही हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण से आधार, लंब व कर्ण के मान प्लस के आए, इसलिए ही इसमें साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक सब प्लस के ही होंगे। जैसे मान लो मैं इसमें एक बार केवल साइन की बात करके आपसे कुछ कहना चाहूँ, तब ध्यान दो अच्छे से, ये बातें समझ में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात मानता हूँ इसको मैं। तब सुनो, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टा कर्ण। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लंब तो प्लस का है ही और कर्ण भी प्लस का है, तो प्लस बट्टा प्लस क्या होता है भाई, प्लस ही तो होता है। इसका मतलब इसलिए यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव मान देगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से ही। साइन थीटा का मान प्लस क्यों होगा, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों प्लस के आ रहे हैं इसमें, इसलिए प्लस बटा प्लस प्लस। इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। वापिस मैं बात को रिपीट करूंगा, प्लस बट्टा प्लस, दैट मीन दिस वैल्यू ऑल्सो प्लस, ये प्लस की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से टेन थीटा की बात की जाए, टेन थीटा, हालांकि टी इसमें स्मॉल होता है, लंब बट्टे आधार, दोबारा आप देख रहे होंगे प्लस बट्टा प्लस, तो इसका मान भी पॉजिटिव बना रहा है ये। और यदि साइन कोस टेन तीनों प्लस के आ गए तो बाकी तीन इनके उल्टे ही तो होते हैं, वो भी आप जानते हैं, प्लस बटा प्लस मतलब प्लस बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी कारण से ये देख रहे होंगे आप अच्छे से ही कि इसमें जो सभी फंक्शंस हैं, ऑल ट्रिगो फंक्शंस,
दैट मीन ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे ट्रिगो फंक्शंस के मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस के आते हैं, कारण है इस प्रकार का त्रिभुज डिजाइन हो जाना। समझ में आ गई बात? तो हमने इसमें केवल एक क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हमने डिस्कस की है, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट की। सुनो अच्छे से, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मैं वापस उसी कार्तीय तल के अंतर्गत बात करना शुरू करूंगा। आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए शुरुआत होती है 0 डिग्री से कोण की। यहाँ पर कोण 0 डिग्री है, यहाँ पर कोण बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर कोण हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब कि 90 से 180 के बीच में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का अस्तित्व केवल इन्हीं कोणों के लिए है, सेकेंड मतलब 90 से 180 के बीच में। अच्छा, आपसे कोई विद्यार्थी, आप में से कोई पूछे मान लीजिए कि 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट का कोण है, तो 90 डिग्री एक बॉर्डर है बीच में, ये किसी क्वाड्रेंट का कोण नहीं माना जाएगा। ये दोनों की क्वाड्रेंट को विभेदित कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में है, दोनों में है और दोनों में नहीं है, ऐसी बात इसको मान सकते हैं आप, ठीक है ना। देखो, तो आपने पहले पढ़ा है सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एक तो साइन थीटा प्लस का आता है ना, और एक आता है इसका अपोजिट कोसेक थीटा, और बाकी सब इसमें आप जानते हैं नेगेटिव होते हैं। तो देखो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सुनो, इस सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। अब आप देख सकते हैं यदि कोण सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से जनरेट होगा भाई। त्रिभुज जो है वो ऐसे बनाया जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का त्रिभुज कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, हालांकि यहाँ पर कोण तो वैसे ये बनता है, ध्यान दीजिए, इसको समझना चाहिए, कोण तो वैसे ये बनता है, पर इसके बजाय हम इस कोण का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों के द्वारा समान मान प्रदान होते हैं, ठीक है। इसका भी रीज़न है वैसे क्यों होता है, इसको हम आगे इसको और खोल के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोण थीटा जो इसी के तुल्य व्यवहार करता है ट्रिगो फंक्शंस में मान देने के लिए, ठीक है। ये कोण थीटा आ गया है, हर विद्यार्थी को अच्छे से पता है, ये तो कर्ण है ही, पहले से ही पता है इसके बारे में। तो अच्छा, थीटा के सामने वाली भुजा ये है, इसको मैं लंब बोल सकता हूँ, और जो पीछे बच चुकी है भुजा वो आधार ही बनेगी। अच्छा, एक बात आप अब अच्छे से समझ रहे होंगे कि मूल बिंदु से ये आधार तो चला गया है बाईं तरफ, पीछे दाईं तरफ था, बाईं तरफ चला गया है। तो आधार जब बाईं तरफ होगा तो बाईं तरफ भाई इसका मान प्लस का है कि माइनस का है, ज़रा देखिएगा। यहाँ पर तो होता है x और पीछे होता है x डैश, तो x डैश में मान माइनस के लिखते हैं आप, आगे तो 1 2 3 4, पीछे -1 -2 याद कीजिए, है ना। तो ये आधार आप जानते हैं माइनस का मान देने वाला यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति में है ये। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, सुनिए, कार्तीय तल में ध्यान दो, ठीक है ना। कार्तीय तल में ये 2-3 बातें समझ में आ जाए तो बस ये इसका फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है, बाद में इसमें सवाल बड़े सिंपल होंगे। सुनिए, तो कार्तीय तल में आधार की स्थिति ही ऐसी है कि इस आधार का मान ऑब्वियसली नेगेटिव क्रिएट होगा ही, माइनस का आएगा, खुद समझ रहे हैं क्यों आएगा। लंब तो ऊपर की तरफ है ना, और ऊपर आप जानते हैं वाई अक्ष पर मान प्लस का आता है, इसलिए इसका जो लंब है वो जैसा भी मान होगा लेकिन प्लस का होगा, पॉजिटिव वैल्यू देने वाला लंब आएगा। समझ में आ गई बात। और कर्ण तो आप जानते हैं एक निरपेक्ष मान है, मतलब कर्ण का मान तो सदैव प्लस का लिया जाएगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, मतलब कि सार ये निकला, आधार का मान माइनस और लंब और कर्ण दोनों के मान प्लस आएंगे। ज़रा समझो तो सही, आप खुद ही दिमाग लगाओ। अब यदि आधार अकेला माइनस का हुआ है तो जब जिस भी ट्रिगो फंक्शंस का आप मान निकालना चाहोगे तो जिस ट्रिगो फंक्शन में आधार आएगा ना वो माइनस का मान देगा। जैसे टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो प्लस का, आधार माइनस का है, तो प्लस बटा माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। इसलिए इसमें आप जानते हैं कि इसलिए इस कारण से सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन माइनस का होगा। साइन क्या होता है, साइन थीटा, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब प्लस का और कर्ण प्लस का, तो प्लस बट्टा प्लस प्लस, इसका मतलब इसी कारण से यहाँ पर साइन प्लस का होता है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, देखिएगा, सुनो अच्छे से। यहाँ आप 2-3 चीज़ों को समझ लो बस। यहाँ आप देख सकते हैं साइन थीटा, पहले इसमें निकालूंगा मैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा फॉर्मूला होता है इसमें जो है ये लंब बट्टे में कर्ण, तो आप सब समझ रहे हैं लंब प्लस का और कर्ण प्लस का, तो प्लस बट्टा प्लस तो प्लस ही आता है, इसका मतलब साइन प्लस का मान देने वाला कोण बन या फिर ट्रिगो फंक्शन बन चुका है। कोस की बात और कर लीजिए भाई, कोस थीटा ये होता है आधार बट्टे में कर्ण,
टेन थीटा की भी बात साथ में ही कर लेते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, समझो अच्छे से। यहाँ पर आप जानते हैं आधार का मान माइनस का, कर्ण का मान प्लस का, तो माइनस बट्टे प्लस माइनस मान देने वाला होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात है, लंब तो प्लस का है पर आधार माइनस का, तो प्लस बट्टा माइनस भी माइनस मान देगा। आप समझ रहे हैं ना बात को अच्छे से। इसी रीति से कोट भी माइनस का होगा, टेन के उल्टा कोट माइनस का होगा। कोट के बाद में सेक भी कोस का उल्टा माइनस का होगा, लेकिन लास्ट में बच गया कोसेक, वो आप जानते हैं प्लस का होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार से, सुनिए अच्छे से, इसी प्रकार से जो कोट थीटा है वो टेन का अपोजिट मतलब माइनस का मान देने वाला है। कोट के बाद में सेक थीटा वो भी नेगेटिव मान देगा, और लास्ट में है कोसेक। तो कोसेक तो आप सब जानते हैं साइन का उल्टा है ना, तो कोसेक देगा प्लस का मान। तो इस प्रकार से आपने 6 के मान निकाल लिए। बस 3 के मान निकालना सीख जाओ, बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं, इसमें चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चिन्ह इनके वही चिन्ह इसके उल्टे के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसका कारण आप स्पष्ट कर रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 फंक्शन साइन थीटा और इसका अपोजिट कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। रीजन आप जानते हैं यही है, त्रिभुज की स्थिति इसका रीजन बता रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, समझो अच्छे से। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए वापस मैं उसी प्रकार का कार्तीय तल बना करके चर्चा शुरू करूं। देखो सुनो, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री कोण शुरुआत यहाँ से होती है, इसके बाद में यहाँ पर होता है अगला कोण 90 डिग्री, है ना। अगला कोण यहाँ पर आएगा 180 डिग्री, फिर यहाँ पर आ जाएगा 270 डिग्री। अच्छा, जानते होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। हमें इस क्वाड्रेंट में सिद्ध करना है कि टेन और कोट 2 प्लस के होते हैं और बाकी सब बेचारे माइनस के होते हैं। क्यों होते हैं ज़रा देखो तो सही, सुनो। मैं चित्र की बात करूं पहले, इसमें त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा। बस त्रिभुज की स्थिति सीख लो बनाना, अपने आप ही आप सारी बातें खुद सीख जाओगे। इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है कोई, आप सभी समझ जाओगे। अभिष्ट कोण तो वैसे ये होता है, अभिष्ट कोण तो इतना बड़ा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अध्ययन करने के लिए हम आगे देखेंगे भी इतने से कोण से वही मान आएंगे जो इतने से आ रहे थे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थीटा कोण मान लेता हूँ। अब इस थीटा के सामने ये तो लंब है, थीटा के साथ में ये आधार और सबसे बड़ी भुजा जो थी वो कर्ण है, ठीक है। हाँ, अब ज़रा यहाँ पर देखो भाई, अच्छे से सुनिएगा। कार्तीय तल की बात करूँ मैं, सुनो भाई। तो इस कार्तीय तल में ज़रा आप देख करके बताएंगे क्या मुझे? अब बताओगे तो कैसे, लेकिन साथ साथ में समझ लोगे, है ना। आधार सुनो, इसका आधार वापस वैसी स्थिति है, पिछली वाली स्थिति है, माइनस की दिशा वाला आधार है ना, एक्स डैश में है। मतलब मैं कह सकता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मान को, आधार होगा नेगेटिव, ठीक है, चौखी बात है। लंब इस बार किस स्थिति का है? लंब मतलब कि वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा है ये। तो लंब आप जानते हैं मूल बिंदु से नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड है ये। और जो आप जानते हैं वाई डैश की दिशा होती है, इसमें आप जानते हैं हमेशा माइनस के मान लिखे जाते हैं। ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं, और नीचे माइनस का 1 2 3 4 5 चलता जाता है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ इस त्रिभुज में तो लंब भी बिल्कुल नेगेटिव आ गया। अब क्या करें, दोनों के मान माइनस के आ गए। और कर्ण तो आप जानते हैं बिल्कुल जन्मजात पॉजिटिव है, ये तो दूरी है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो, अब हमें दोबारा सोचना है कि अगर आधार व लंब दोनों माइनस के आ गए हैं और कर्ण अकेला प्लस का आ गया है, तो हमें ऐसे कौन कौन से 2 इसमें भुजाएं मिलेंगी जिनका अनुपात प्लस का होगा। जानते होंगे सभी विद्यार्थी, अगर कोई माइनस एक ही जगह पर 2 बार आ जाए, या तो गुणा में या भाग में, तो रिजल्ट आप जानते हैं हमेशा प्लस का आता है। माइनस का माइनस प्लस देता है, समझ में आ रही है ना बात। तो देखो यहाँ पर आधार व लंब दोनों माइनस के हैं, तो आधार लंब दोनों कहाँ कहाँ आते हैं बताओ? बिल्कुल टेन और कोट। आप जानते हैं टेन में होता है लंब बटा आधार, तो माइनस बट्टा माइनस उत्तर आएगा प्लस का, और कोट होता है टेन का उल्टा मतलब आधार बट्टा लंब, वापिस माइनस बट्टा माइनस प्लस। और बाकी सब प्रकार के फंक्शंस का जो अनुपात रूप है उसमें कर्ण आता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो साइन है, कोस है, इन सब में है ना, एक तो आएगा कर्ण और एक आएगा लंब आधार में से कोई एक। तो कर्ण प्लस का और कोई एक माइनस का, तो प्लस बट्टा माइनस या फिर माइनस बट्टा प्लस, आप जानते हैं माइनस का मान देगा। इसी कारण से आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कैसे? चलो भाई बना के देखें, सुनो अच्छे से, वापिस मैं कहूँगा यहाँ से सुनिएगा।
अब यहाँ से कुछ फंक्शंस आप खुद ही बना के देख सकते हैं। वैसे तो देखिए, पहले बात करूँगा मैं साइन थीटा की, ठीक है ना। सुनो, साइन थीटा, तो साइन थीटा के बारे में सबको पता होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया तो है ही। लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर लंब का मान माइनस का, कर्ण का मान प्लस का, माइनस बटा प्लस माइनस का मान देगा, जैसे कि बात आई बात हो गया। उसके बाद में इसी प्रकार से कोस थीटा है, उसको भी समझ लो भाई, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना। आधार का मान माइनस का, कर्ण का मान प्लस का, माइनस बट्टा प्लस, वापस माइनस का मान देगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे है टेन थीटा, लंब बट्टे आधार, लंब और आधार दोनों माइनस के हैं, तो माइनस बट्टा माइनस प्लस देता है इसका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से इसका मान प्लस का आएगा। अच्छा, एक अगर आपसे बात पूछूं मैं, वैसे तो इंटरेस्टिंग सी बात है और इजी है, वैसे 7वीं 8वीं क्लास में आपको बता दिया होगा आपके टीचर्स ने, माइनस बट्टा माइनस प्लस क्यों होता है, या माइनस गुणा माइनस प्लस क्यों होता है। बड़ा एक बेसिक सवाल है ये, कोई गहरा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं। माइनस गुणा माइनस प्लस क्यों होता है, या माइनस बट्टा माइनस प्लस क्यों होता है, ज़रा आप मुझे बताना कमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा बताने का प्रयास करना, कोई भी न हो तो फिर पूछना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप प्रयास तो करना। मैंने 2 प्रश्न पूछे, माइनस बट्टा माइनस प्लस क्यों होता है, या फिर माइनस गुणा माइनस प्लस, इसका एक जेन्युइन कारण भी है, इसका बड़ा लॉजिकल किसी कारण होता है, ठीक है ना। आप बताने का प्रयास तो करना अपने शब्दों में। इसी प्रकार से बाकी 3 हैं, जैसे बाकी 3 की बात करूँ मैं, तो एक है कोसेक, तो कोसेक तो आप जानते हैं साइन का उल्टा है ना, तो साइन का जो चिन्ह था बस वही चिन्ह आ जाएगा कोसेक का भी, माइनस का चिन्ह है, बिल्कुल। उसके बाद में कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, वो भी कोस के कारण से माइनस देगा, और तो क्या देगा ये, है ना। और टेन का अपोजिट होता है कोट, तो कोट भी आप जानते हैं टेन की ही तरह व्यवहार कर रहा है चिन्ह के रूप में, तो इसका मान आ जाएगा टेन की तरज पर पॉजिटिव, इसका मान प्लस का आ रहा है। और आप साफ देख रहे हैं, एकदम साफ बोर्ड है, साफ दिख रहा होगा कि टेन और कोट ये 2 तो है प्लस के, ये 2 तो प्लस के हैं, और बाकी सारे बस माइनस के ही हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये टेन थीटा और कोट थीटा प्लस के होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। आगे देखो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे इसका चौथा है, जिसमें हम सी शब्द, AST लास्ट में होता है, सी मीन्स कोस और सेक प्लस के आते हैं, देखो ध्यान दीजिए। तो चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं, जिसमें हालांकि अब खुद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल वाला नहीं बचा है, आसान सी बातें हैं। 0 डिग्री है ना, ये होता है 90 डिग्री, फिर यहाँ आता है प्लस 90 कर दो बस 180 डिग्री, यहाँ आता है 270 डिग्री, और यहाँ आता है 270 प्लस 90 मतलब 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आखिर वही 2 फंक्शंस पॉजिटिव क्यों होते हैं, ऐसा इसने क्या कर दिया है। देखो सुनो, समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप जानते ही हैं, इसमें अगर आपको मान लीजिए कोई कहा जाए कि इसमें चित्र बनाएं, तो ऐसा चित्र बन सकता है। त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। त्रिभुज ऐसा बनेगा, जिसमें मुझे लगता है कि समझ रहे हैं ना, एकदम सामान्य सी बात कह रहा हूँ मैं। ये वाला कोण होता है वैसे जनरली तो इतना बड़ा कोण होता है इसके लिए, ऐसा नहीं, ये सही, लेकिन चूँकि काम चलाने के लिए ये कोण भी काम आ सकता है, दोनों का मान एक ही देते हैं हर फंक्शन में, है ना। तो यहाँ पर मैं इस कोण को थीटा नाम दे रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस थीटा के सामने लंब है, ये लंब है, ये आधार बन जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो ये है, इसको मैं कर्ण कह सकता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दो, कार्तीय तल में सुनो भाई, तो कार्तीय तल में मैं तीनों के चिन्ह लिखूँगा। आधार, इस बार आधार का चिन्ह कैसा है, इस तरफ जा रहा है दाईं तरफ, है ना, तो प्लस का होगा। बताना भी साथ साथ में, क्या पता मुझे पता भी ना हो। लंब किस में, नीचे की तरफ, मतलब लंब का मान इसमें बिल्कुल आप सही बोल रहे होंगे, माइनस का चिन्ह देने वाला है। और कर्ण तो पहले से ही प्लस का है, इसमें तो पेटेंट लगा दो आप बस कि कर्ण मतलब दूरी, दूरी मतलब पॉजिटिव मान। और आधार लंब इसमें क्या है, ये निर्देशांकों के द्वारा बनते हैं विस्थापन की तरह, तो इसमें माइनस प्लस का फर्क पड़ता है, पर कर्ण में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो, आप देख रहे हैं कि आधार और कर्ण 2 मान प्लस के आ रहे हैं, इसका मतलब आधार और कर्ण के द्वारा जो ट्रिगो फंक्शंस बनेंगे वो प्लस का मान देंगे, और बाकी सब में माइनस का मान आएगा, सीधी सी बात है। तो आप जानते ही है ना, आधार व कर्ण के द्वारा एक तो बनता है कोस, आधार बट्टा कर्ण, और एक बनता है कर्ण बट्टे आधार जो होता है सेक। तो 2 प्लस के और बाकी सब माइनस के हैं, देख लो कैसे हैं, लिखना तो होगा इसमें। देखिएगा, हम कह सकते हैं यहाँ, सुनिएगा,
और साथ साथ में लिख भी ले। यहाँ से आप समझ रहे होंगे, शुरुआत तो साइन से की जाए, है ना। साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर देखो लंब का मान माइनस का, कर्ण का मान प्लस का, प्लस बट्टे माइनस माइनस, ठीक है। इसी प्रकार से कोस थीटा है आधार बट्टे कर्ण, आधार व कर्ण दोनों प्लस के हैं तो प्लस बट्टे प्लस, प्लस का मान देगा। अच्छा, उसके बाद में है टेन थीटा लंब बट्टे आधार, माइनस बट्टे प्लस, मतलब इसका चिन्ह भी माइनस का है। अब आगे आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना लोगे। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा है, वो तो साइन की तर्ज पर माइनस मान देने वाला बन जाएगा बिना कुछ कहे ही। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, वो भी साइन कोस की तरह बन जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह वाला। और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है, ठीक है। तो कोट भी इसमें आ जाएगा, टेन की तरह ही माइनस वाला मान देने वाला। इस प्रकार से आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा नहीं चौथी बार देख सकते हैं कि ये दोनों तो प्लस के मान आ जाएंगे, सेक और, है ना, सेक और कोस, और बाकी सब इसमें माइनस के आ जाएंगे। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, इसमें सिर्फ दो फंक्शंस प्लस के होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव ही होते हैं। इस प्रकार से आपने समझा ASTC जो रूल है वो ट्रिगो फंक्शंस को हर प्रकार के कोण के लिए, मतलब कि सभी चतुर्थांशों में ही चिन्ह का मान देने वाला एक नियम है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में A शब्द लागू होगा, A मीन्स ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। अगला शब्द है S, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में S मीन्स साइन, इसका उल्टा कोसेक, प्लस के होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगला इसमें अगला शब्द है T, AST, और T मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में टेन व कोट प्लस के, बाकी सब नेगेटिव। और अंतिम शब्द है C मीन्स कोस, शब्द मतलब अक्षर है, वैसे शब्द नहीं है, वैसे ये अंतिम अक्षर है C। तो C मीन्स कोस और सेक प्लस के होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में और बाकी सब नेगेटिव। और कारण आपने समझाइए कुछ इस प्रकार से, इसको आप समझ सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात ये? तो ये एक बहुत ही काम का वैसे रूल है जो आगे है ना आपको BSc में भी, केवल 11th 12th तक सीमित नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, BSc लेवल पर भी आपको ASTC रूल को तो ढंग से समझना होगा, बार बार ये काम आएगा ही आएगा। वास्तव में सुनो, हमें पहुँचना कहाँ है, सुनिएगा। वास्तव में हमें आगे इस प्रकार के सवाल देते हैं कि भाई साइन जो है 1120 का मान बताओ क्या होगा, 1120 डिग्री का, या पूछ सकते हैं कि कोस 10,530 डिग्री का मान क्या है। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े कोणों के मान निकालने के लिए जो रूल यूज़ होता है, जिस ट्रिक को हम यूज़ करते हैं, वही है ASTC रूल। इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के कोण का हम मान निकाल सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि इसमें तो हमने ऐसे कुछ सीखा ही नहीं है, अभी केवल शुरुआत, अभी केवल हमने चिन्ह को पढ़ना सीखा है। अभी इसमें दो बात रह गई है, एक तो इसमें है अनुपात परिवर्तन और एक इसमें चिन्ह का साथ में देखना। तो वो दोनों बातें साथ साथ देखिएगा, आगे देखें, ठीक है ना। अब इस रूल के बाद में देखिए, हमने जिसको पूरा पढ़ा है, इसके बाद में जो है इसी रूल को, इसी ASTC रूल को सिद्ध करने का एक और तरीका भी है। हाँ, अभी मुझे थोड़ा बहुत दोबारा इसमें स्मरण हो रहा है। एक तरीका तो आपने देखा, त्रिभुज बना करके पूरा समझ लिया है। एक तरीका और भी होता है जिसके द्वारा आप दोबारा से एक नए रूप में इसी को ही ASTC रूल को सिद्ध कर सकते हो। वो सीखना चाहोगे आप? चलो सीख लेते हैं, देखिएगा एक और तरीका है ना। सुनो, तो एक हेडिंग लगा सकते हैं आप कि अनदर प्रूफ ऑफ, ठीक है, अनदर प्रूफ मतलब कि अन्य इसका सिद्धिकरण, अनदर प्रूफ ऑफ ASTC रूल, ऑफ ASTC रूल। तो एक और भी इसका प्रूफ है, वो भी आप साथ साथ में देख लो, केवल जानकारी के लिए कह रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं 11th क्लास में तो केवल जानकारी ले लो आप बस। वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कंपटीशन में जाना है साइंस मैथ्स के द्वारा, तो 11th क्लास का पोर्शन हर कंपटीशन में आता है 60% और 12वीं क्लास का आता है केवल 40%। तो आपको सीखने के लिए पढ़ना है ये चीज़ें, ना कि परसेंटेज के बेस पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसको। तो ASTC रूल को समझने का एक और तरीका भी है, वो ये है, ध्यान दीजिए। जैसे अब यदि मैं किसी भी कार्तीय तल के अंतर्गत, ध्यान देना इसको अच्छे से, मान लो ये एक कार्तीय तल है, ठीक है। अब इस कार्तीय तल में ये x एक्सिस, ठीक है, x डैश फिर y और ये हो जाएगा y डैश। ज़रा ध्यान से देखो, इसी कार्तीय तल में यदि मैं 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कोई भी मतलब एक इकाई वाली त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊं, मान लीजिए वृत्त ये बन चुका है,
वृत्त से अलग तो रह गया। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इकाई या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ऐसा एक वृत्त मैंने बनाया, जो इसमें आप जानते हैं इसका केंद्र कौन हो जाएगा, O, जो कि आप जानते हैं, देख पा रहे हैं, मूल बिंदु ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें अच्छे से। एक बात आपने पहले पढ़ी होगी फिजिक्स में भी, एक बार यहाँ पर मैथ्स में और देख लो भाई, ये जानकारी मात्र है। अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में, मान लो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये वाला कोण थीटा है और ये इसका कर्ण दे रखा है आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि आपको कोण थीटा दे रखा हो तथा साथ में कर्ण का मान भी आपको दे रखा हो, तो एक छोटी सी ट्रिक है। कर्ण का मान दिया हो तो ये जो इसका आधार है ना, इसको बोलते हैं आधार, जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है, और इसको बोलते हैं लंब। तो आधार वाली जो भुजा है इसको बोला जाता है आधार घटक, नाम ऐसा लिखा जाता है आधार घटक। आपने शायद समझ लिया होगा, फिजिक्स में आपको पढ़ा दिया होगा अवतार जी सर ने, आधार घटक। अगर कर्ण का मान दिया हो तो थीटा के रूप में ही इस आधार घटक का मान ये होता है कर्ण गुणा में कोस थीटा, मतलब आधार घटक में कोस थीटा आता है। वैसे ये बात है फिजिक्स की, और इसको बोलते हैं लंब घटक, है ना। तो लंब घटक जो होता है, इस लंब घटक में हमेशा आता है साइन थीटा। देखो इसका मतलब L बराबर में क्या होगा, K मतलब कर्ण गुणा में साइन थीटा। ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब आप कह सकते हो कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसा याद तो कर लेंगे हम, वरना मैंने याद करना, लेकिन ऐसा होता क्यों है सुन लो, बड़ा आसान काम है ये तो, आप जानते ही होंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला अनुपात में आधार बट्टा कर्ण होता है, जानते ही है ना। तो यहाँ से आधार का मान क्या होगा, देख लो, कर लो पक्षांतरण, तो कर्ण गुणा कोस थीटा आएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से वापस पक्षांतरण कर लो लंब का मान निकालने के लिए, तो लंब का मान यहाँ से क्या निकाल पाओगे आप, कर्ण गुणा में साइन थीटा। समझ में आ रही है बात। रीजन भी इससे आ रहा है, अनुपातों से आ रहा है रीजन भी, कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो याद कर लो बस, परमानेंटली याद कर लो, 12th क्लास तक काम आएगी ये बात, आगे BSc में काम आएगी। कर्ण दिया हो तो आधार घटक में हमेशा कोस गुणा करना है कर्ण से, और कर्ण दिया हो तो लंब का मान हमेशा कर्ण गुणा साइन थीटा आता है। ये 2 तरीके हैं, है ना। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे सुनो, यदि मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ पर कोई गतिशील बिंदु P है, ध्यान देना अच्छे से, कोई गतिशील बिंदु P है, ठीक है ना, और इस बिंदु P को मैंने इसके केंद्र से मिला दिया। एक बार इसके O को मैं थोड़ा सा हटा दूँ, हट गया, हाँ ठीक है। इसको मैंने इसके केंद्र से मिला दिया बिंदु P को। बिंदु P कहाँ है, परिधि पर है, और मैंने O को इससे मिला दिया है। अब ज़रा ध्यान से देखना आप, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये वाली दूरी इसमें होगी इसकी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या है कितनी, आपने शुरुआत में ली थी इसकी त्रिज्या 1 इकाई। मैंने कहा था कि 1 इकाई वाला ये वृत्त है, ये त्रिज्या वाला, मतलब इसकी त्रिज्या का मान आप जानते हैं 1 है। जच्चा इतनी बात तो। अब देखो, अब सुनिए, अब यदि मैं ऐसा कहूँ कि ये वाला जो कोण है वह कोण थीटा डिग्री है, तो इस कोण के कारण से आप देख सकते होंगे, मैं अब इस बिंदु P से, सुनिएगा, इस बिंदु P से मैं सम्मुख भुजा पर या फिर इस x एक्सिस पर लंब डालूंगा। ये लंब है मान लीजिए इस भुजा पर, और यहाँ पर मैं मान लीजिए कोई बिंदु ले रहा हूँ M। जैसा इतनी बात तो, मैंने PM लंब डाला है OX पर, यहाँ पर बिंदु O था, OX लंब डाला है PM। अब देखो, क्या ये, इसको मैंने वापस बिंदु O मानना होगा ताकि नाम दे पाएँ कुछ। क्या आप समझ गए हैं, त्रिभुज OPM एक समकोण त्रिभुज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, और वो कितनी है, 1 है। इसकी त्रिज्या का मान कितना है, 1 इकाई। सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, लेकिन है इसका मान पक्का 1 इकाई ही, ठीक है ना। इसको 1 को मैं थोड़ा सा अलग ही कर दूँ, बीच में थोड़ा सा वो लग रहा है ना, बिगड़े ब्याह में सग्गा दीवाना, ऐसा कुछ बोलते तो हैं। त्रिज्या का मान 1 इकाई है। अब देखो, अच्छा बस थोड़ा सा और। अब देखो, अब आपको पता है, इस सिद्धांत से पता है आधार का मान क्या होगा, कर्ण गुणा में कोस थीटा होगा। इसका आधार ये है, इसका मान क्या होगा, कर्ण गुणा कोस थीटा, और कर्ण कितना है इसमें, 1 ही तो है, तो इसका आधार सिर्फ कोस थीटा हो सकता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसका आधार जो है वो सिर्फ कोस थीटा होगा, क्योंकि कर्ण तो इसमें 1 है। समझ में आ रही है बात। तो 1 गुणा कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, इसका लंब ये है PM,
और वो इसमें होता है कर्ण गुणा साइन थीटा। इस रीति से कर रहा हूँ, मतलब कि ये हो जाएगा 1 गुणा साइन मीन सिर्फ साइन थीटा। और आप में से हर विद्यार्थी को पता है, अब यदि मुझे बिंदु P के निर्देशांक लिखने हो, यदि मुझे बिंदु P के निर्देशांक लिखने हो तो वो कैसे लिखूंगा मैं? बिंदु P के लिए x की दूरी कितनी है? कोस। तो यहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे कोस थीटा। ये इसमें किसका मान है? ये इसमें है x का मान। समझ में आ रही ना बात? इसी प्रकार से बिंदु P के लिए y का मान क्या होगा? y की सीध में इसका ऊंचाई वाला मान, वो है इसमें साइन थीटा। मतलब बिंदु P के इसमें निर्देशांक बन चुके हैं कोस थीटा कोमा में साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? आसान सी बात थी ये। अब इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब ये पूरा डेरिवेशन इजी पड़ेगा। बस यही बात इसमें मुश्किल थी जो आपने, मुझे थोड़ा थोड़ा वहम हो रहा है कि समझ ली होगी। अब देखिएगा, अब आप खुद ही समझते जाओगे। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से देख लो बस, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है, आप सबको पता होगा, x का मान भी प्लस का होता है और y का मान भी प्लस का होता है। जचगी की बात। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर x का मान माइनस का होता है, पीछे माइनस का होता है, और y का मान तो प्लस का ही होता है, ऊपर है ना, प्लस का होता है। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान भी माइनस का होता है और y का मान भी माइनस का, नीचे है y, x पीछे माइनस। चलो, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का मान तो प्लस का होता है लेकिन y का मान नीचे होने से माइनस का आएगा। अरे इतनी बात जच्चा है कि आसान सी बात कह रहा हूँ ना, कोई ऊंची बात तो नहीं बोल दी मैंने। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब आप खुद ही समझ जाओगे। यहाँ से जो बिंदु P मैंने एक निर्देशांक रूप में लिखा है, इस बिंदु P का पहला, इसको बोलते हैं वैसे क्रमित युग्म, इसका जो पहला जो फंक्शन है वो होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान, है ना। आप ऐसे लिखते हैं ना px, y, तो x का मान पहले आता है हमेशा, ये नियम है हमेशा। मतलब प्रांत है x, तो प्रांत हमेशा पहले, हमेशा पहले बाद में आता है, यही सिद्धांत है। तो देख लो भाई, प्रांत मतलब x का मान तो कोस है और y का मान साइन है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x जो है ना, x वो कोस है और y जो है वो साइन है। देखो पूरी बात क्लियर हो चुकी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस का, y प्लस का, मतलब साइन प्लस का और कोस प्लस का। अब यदि साइन प्लस का और कोस प्लस का है तो टेन भी किसका होगा? प्लस का, क्योंकि टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बट्टा कोस। आपने याद किया है, आपने 11th क्लास में आए हो तो आपने 10वीं क्लास में याद किया है टेन थीटा का फॉर्मूला। दिख रहा है क्या? नहीं, आपने याद किया है टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा। समझते जाओ हर चीज़ को, बस इस अनदर फॉर्म में है ना, केवल समझना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, लिखने वाली बात पीछे हो गई। बस अब पूरा समझो अच्छे से। टेन थीटा होता है साइन बट्टे कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का और कोस प्लस का, इस सिद्धांत से हो रहा है, तो प्लस बट्टा प्लस टेन भी क्या होगा? प्लस का होगा। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन, ये तीन प्लस के आ गए तो बाकी ये तीन इनके उल्टे होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। मुझे आशा है पूरी कि आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कारण से भी ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इस प्रकार से भी सिद्ध हो रहा है। ये समझ में आ गई बात? आगे चलिए हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ज़रा ध्यान से देखो, अब सेकंड क्वाड्रेंट में यही बिंदु P वापस आएगा, वापस बिंदु P आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ज़रा देखिए अभी बना करके, बनाना तो आना ही चाहिए ना। अब इतना तो समझ जाओगे आप सभी। बिंदु P मान लो यहाँ पर आ चुका है, मान लो क्या आ ही गया अब तो, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x किसका होता है? माइनस का। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है ना, कोस, वो तो माइनस का चिन्ह देगा, माइनस कोस थीटा होगा। और y प्लस का, मतलब कि दूसरा जो y के स्थान पर था साइन थीटा, वो प्लस का मान देगा। ये बात आपकी समझ में आ तो रही है क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में आते ही x का मान माइनस, मतलब कोस के स्थान पर माइनस का चिन्ह, और y मतलब साइन का मान प्लस का। देखो खुद समझ लो आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का और साइन प्लस का। अब यदि साइन प्लस का है तो साइन का उल्टा कोसेक भी प्लस का होने वाला है, और यदि कोस माइनस का है तो साइन बट्टा कोस होता है टेन। तो साइन का मान प्लस का, कोस माइनस का, प्लस बट्टा माइनस, टेन भी किसका आ गया? माइनस का आ चुका है। समझ में आ रही बात है ना? और इसका कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, माइनस का भी होने वाला है। मतलब सीधी सी बात ये है कि हम समझ रहे हैं इसी चक्र के द्वारा ही कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के प्लस होने के कारण से और कोस के माइनस होने के कारण से यहाँ पर एस शब्द लागू होता है। एस मीन्स सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के हैं, बाकी सब माइनस के हैं। समझ में आ गई इतनी बात? आगे देखिए, इसके बाद में हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मान रहा हूँ वापस बिंदु P, मानना तो होगा, इसके द्वारा पूरा सवाल होगा। देखिएगा अब बिंदु P कैसा बनेगा?
थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस का और वाई भी माइनस का, मतलब यहाँ पर कोस के आगे भी माइनस का चिन्ह, मतलब इसका मतलब कोस माइनस का, इसका मतलब ये होता है कोस भी माइनस का और साइन भी माइनस का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब खुद ही समझ लो आप, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों माइनस के आ चुके हैं तो टेन किसका आएगा, माइनस बट्टा माइनस, बिल्कुल सही, प्लस का आएगा, क्योंकि कोस और साइन खुद माइनस के दोनों थे, तो माइनस बट्टे माइनस टेन का मान प्लस का बनेगा। और आप समझ रहे हैं कि साइन कोस माइनस के तो उल्टे जो है सेक कोसेक माइनस के होने वाले हैं ही, और टेन प्लस का तो कोट प्लस का होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में इस सिद्धांत से टी शब्द आएगा, टी मीन्स टेन व कोट प्लस के और बाकी सब माइनस के। आगे देखो, इसके बाद बात करेंगे लास्ट मतलब चौथे क्वाड्रेंट की, जो कि आप खुद ही कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर आप जानते हैं x प्लस का है भाई इस बार, मतलब कोस थीटा प्लस का है, y माइनस का है, मतलब कि साइन थीटा माइनस का है। अरे थारा समझ में आ रहा है कि इतनी बात है, ध्यान दो, आ रही है समझ में? क्यों? अच्छा तो देखो भाई, कोस तो प्लस का है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोस का उल्टा सेक प्लस का होगा ही, और साइन माइनस का है तो साइन का उल्टा कोसेक माइनस का होगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ ना। और टेन पर चर्चा करो, टेन होता है साइन बट्टा कोस, तो माइनस बट्टा प्लस वापस माइनस का मान आने वाला है। इसका मतलब मैं तो समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी अल्फ़ाबेट लागू होगा। सी मीन्स सिर्फ कोस, ये सी है क्या? सी मीन्स सिर्फ कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। समझ में आया पूरा ये? ठीक है, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम इस ASTC रूल को दो प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि इसका एक प्रकार और भी है जिसकी हम बात अगली क्लास में कर सकते हैं अगर टाइम रहा तो। बाकी इसमें आप इतना ही सीख लो तो ही बहुत है। मुख्य बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ASTC रूल है क्या और इसका रीज़न, कम से कम एक प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि इसका रीज़न वास्तव में क्या है। हमने इसमें दो प्रकार से देखा है। एक तो रीज़न पिछले पेज में आपने देखा ही था, यही शुरुआत से ही, कि ये ऐसे भी सिद्ध हो सकता है ASTC रूल, जिसमें आप अलग अलग जो आप देख ही रहे हैं त्रिभुज बना करके देख सकते हो कि ये ASTC रूल क्यों ऐसा पाया जाता है। ठीक है ना। और एक इसमें रीज़न आपने देखा, एक पेज में इसको पूरा देख लिया है, त्रिभुज के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत हर बिंदु को एक त्रिभुजाकार आकृति में साइन कोस में इसको देखा है। बाकी बात दोनों के द्वारा एक ही आ रही है, ASTC का सिद्धांत स्पष्ट हो रहा है। ठीक है। तो हमने आज की इस क्लास में सिर्फ एक रूल को पढ़ा है जो कि काफ़ी काम का था, इसलिए मैं इसको काफ़ी विस्तार से बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो बाकी हम कल पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओके, बाय।